हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोगों ने टेस्ट दिया है एसएससी जीडी का और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसी का सोल्यूशन लगाने जा रहे हैं कि भैया अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं और जो गलत हैं तो वो गलत क्यों हुए हैं। बढ़े अपने क्वेश्चन की ओर। रेडी है आप सभी लोग? चलिए बढ़ते हैं, सभी रेडी हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि पजल से पूछा गया था। एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। एक्स वाई और पी का पड़ोसी है, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है, पी एक्स के दाएं ओर है और पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। पूछ रहा है कि मध्य में कितने सदस्य बैठे हैं। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने उसको काट दिया है। एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। एक्स इज द नेबर ऑफ वाई एंड पी, क्यू इज द नेबर ऑफ जेड एंड आर, P is to the right of X and P and Z are immediate neighbors of each other। यहाँ से एंड हटा करके फुल स्टॉप लगा लेना इंग्लिश में। और हमसे पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द मिडल, या हाउ मेनी मेंबर्स आर सिट इन द मिडल, और इन द मिडल करना या इन द मिड, ठीक है, शॉर्टकट में मिड लिख लो। मध्य में कितने लोग बैठे हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या होगा इसका आंसर। देखो जो P है, जो X है वो Y और P के मध्य में बैठा है। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, यह हो सकता हो Y यहाँ हो और Y आपका इधर आ जाए और P आपका उधर चला जाए। पर आगे की लाइन में एक जगह हमसे कहा गया है कि जो P है वो X के राइट है, तो अगर ये X को इधर बैठा रहा है तो X का राइट P हो रहा है ना। याद रखिए अगर सबके सब नॉर्थ फेस करते हैं तो आपका ही लेफ्ट इसका लेफ्ट और आपका ही राइट इसका राइट होता है। तो एक्स का राइट ये हो गया और यहां पर बैठ गया पी। आगे कह रहा है पी और जेड एक नेबर है और अगर दोनों नेबर है तो जेड हर हालत में यहीं बैठेगा। जेड से रिलेटेड एक बात यहां पर कही गई है कि क्यू जेड और आर का नेबर है तो जेड का भी नेबर है, आर का भी नेबर है, मतलब जेड और आर के बीच में क्यू को बैठाएं तभी दोनों ही पड़ोसी हो पाएंगे क्यू के। और हमसे पूछा बताओ इन मिड कौन बैठा हुआ है, मध्य में कौन बैठा है। तो ऑब्वियस सी बात है देयर आर ओनली 2 पर्सन्स हु सिट बिटवीन देम। बिटवीन देम नहीं होगा, हो जो कि या तो आपसे पूछा जाए एक्स और क्यू के मध्य में कौन बैठा है, या हाउ मेनी पीपुल आर सिट बिटवीन एक्स एंड क्यू, तब आप ये आंसर करोगे। ठीक है, तो यहां से एक्स हटा दिया है तो केवल मिडिल का क्वेश्चन लेके चलना। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखो इस प्रश्न में क्या था, दोनों का डिफरेंस निकालो। दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आएगा 98। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आएगा 98। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना आएगा 98। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल। और यहां पर डिफरेंस के निकालेंगे तो कितना आएगा 92। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी वो ऑप्शन है जो कि बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आकृति का प्रश्न है, बताना है कौन सी आकृति सही होगी, ए बी सी या डी। और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो इस क्वेश्चन को गलत करके आए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ए ही वो ऑप्शन है जो सही होगा और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा। तो इस प्रश्न में डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक डिटेलिंग ले लो कि ये पूरी लाइन क्रॉस जा रही, तो यही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 5 6 माइनस का मीन्स है डिवाइड 4। डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड मीन्स है मल्टीप्लाई बाय 2। इनटू का साइन का मीन्स है प्लस और 1 2 8। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा आंसर। जल्दी से सॉल्व कीजिए और वेरी गुड जिन्होंने सॉल्व कर लिया है। 2 5 6 आंसर सभी का सही है सॉल्व करने पे। क्लियर है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। के को यदि 14 लिखते हैं तो गोवा को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर लगाएंगे। देखो के की वैल्यू कितनी होती है 11 और 11 में 3 ऐड कर दिया तो हो गया 14। उसी तरह गोवा के अल्फाबेट को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, जी का होता है 7, ओ के लिए 15 और ए के लिए 1। 15 7 22 और 1 टोटल जोड़ा तो कितना हो गया 23, और 23 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आराम से प्रश्न कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। यहां पर ये एरो अगर राइट को है तो लेफ्ट को आना चाहिए, और सिर्फ ए ही वो ऑप्शन है जिसमें कि लेफ्ट को एरो जा रहा है, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, और आंसर ए हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आसान सा प्रश्न है, बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल, क्या देखेंगे? देखो बी से सी की ओर गए, एक कदम आगे, बी सी डी तो अगली बार आएगा ई, फिर देखो डी सी एच, नन्ना इसको हटा दो, गलत हो गया है। हाँ, डी से आए एफ पर 2 कदम आगे, एफ से आए एच पर 2 कदम आगे, और एच से 2 कदम आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? जे, और 8 2 10 हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ई, जे और ओ। अगला क्वेश्चन फिगर से संबंधित है, सभी ने प्रश्न किया हुआ है, फटाफट से आंसर करते जाओ, बहुत ज्यादा प्रश्नों पर हम लोग नहीं रुकते हैं, है ना। अगर प्रश्न पहली बार देखो तो रुकने का मतलब भी बनता है, ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, बस आपको ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पर ध्यान दो, 3 4 और 5 लीव्स जो हैं 3 4 और 5 के इसमें हमको दिख रहा है। यहां पर है 2 और 3, तो अगली बार आना चाहिए 4, और 4 हमें कहां पर मिल रहा है? ऑप्शन बी में। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अच्छा, रोटेशन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4 यहां भी है 4 यहां भी है, तो यहां पर ध्यान दो, ये कैसे रोटेट कर रहा है। एक बार आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगली बार फिर यही सेम डायरेक्शन आएगी, और आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन 4 बी वाला, है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार फिर से उतना ही आसान प्रश्न, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 225 में अगर हम 44 जोड़ दें तो 269 आएगा। 269 में 55 ऐड करने पर 324 आ गया, और उसी तरह 324 में 66 ऐड करने पर 390 आ गया। तो अगली बार ये 44 55 66 भाई 11 के मल्टीपल जानते हो ना, तो अगली बार क्या हो जाएगा? 77। 4 5 6 7, 390 में 77 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 5 6 7 जिन्होंने आंसर किया है गलत है, 4 6 7 जिनका आंसर है वो सही है, और अगर किसी ने गलत, जिसने भी 5 6 7 आंसर किया है, आंसर गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, सोच समझ के आंसर लगाना कि क्या होगा आंसर। बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, चूज कर लोगे तो भी हम बोलेंगे वहां पर कुछ ना कुछ आप लोगों को। तो क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड और डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड में कोई एक आंसर सही होगा, और क्या होगा? आंसर आया मैम मेमोरी कार्ड सही होगा। तो भैया जिसके पास जिस चीज की कमी होती वही चीज की याद आती है ना। अब मेमोरी कार्ड की कमी थी, मेमोरी की कमी है, तुमने मेमोरी कार्ड चूज कर लिया, लेकिन बात सही है, यहां पर मेमोरी कार्ड ही हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, यहां पर हमें दे रहा है ना ए बी सी शिक्षित है, ए सी डी परिश्रमी है, तो कॉमन मिल रहा है कि ए शिक्षित है और ए परिश्रमी भी है। जब इस तरह के पजल आपको दे तो सबसे पहले जो वर्ड दिए जाएं, मतलब पर्सन को मत लिखो, वो पर्सन क्या है वो लिख लो। जैसे ए बी सी शिक्षित है तो यहां पर लिख लिया शिक्षित। ए सी डी परिश्रमी है, यहां पर लिख लिया परिश्रमी। CDE नौकरी शुदा है तो यहां पर लिख लिया नौकरी, और आगे कह रहा है कि विनम्र हैं ये चारों, तो यहां पर लिख लिया विनम्र। क्लियर? अब एक लाइन खींच लिया, हालांकि लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, पर आपको समझाने के लिए ये लाइन खींच लिया है, आप मत करना ये काम। कितने लोग हैं? A B C, तो यहां से A को हटाओ पहले, ये किया हमने A B और C। उसके बाद क्या दे रहा है? A C D, मतलब C के बाद D भी है, C D E मतलब D के बाद E भी होगा, और E के बाद अब कोई व्यक्ति नहीं है। अब प्रश्न करना शुरू करते हैं। A B C शिक्षित हैं तो तीनों पे राइट निशान लगा दिया।
ए सी डी परिश्रमी है, तो ए परिश्रमी है, सी परिश्रमी है, डी भी परिश्रमी है। फिर कह रहा है सी डी और ई नौकरीशुदा है, तो सी भी नौकरीशुदा है, डी भी नौकरीशुदा है और ई भी नौकरीशुदा है। और आगे कह रहा है ए बी डी तथा ई विनम्र हैं। ए बी डी तथा ई, सी हटा देना यहां से, ई विनम्र है और पूछ रहा है प्रश्न में कि उसका पता लगाइए जो शिक्षित, परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है, मतलब वो नौकरीशुदा ना हो। और ध्यान दो, ए वो व्यक्ति है जो कि परिश्रमी भी है, शिक्षित भी है और विनम्र भी है, लेकिन नौकरी नहीं है, बेचारा बेरोजगार है। और बात सही है कि जो शिक्षित होता है, एकदम सही लिखा हुआ है, देखो हमसे और तुमसे मिल गया। कैसे? जो शिक्षित है, जो परिश्रमी है और जो विनम्र है, उसके पास नौकरी नहीं है, अब बाकी सबके पास नौकरी है, तो एकदम सही है, ऑप्शन ए आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न मिसिंग नंबर से आया था और क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है। आसान सा प्रश्न है, 3 और 9 को गुणा किया 27, 27 से 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 27 है ना। यहाँ पर 28 का मल्टीप्लाई 2 से किया 56, तो 14 का मल्टीप्लाई किससे कर दे कि 56 आ जाए, तो 14 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 56 आएगा। इसलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कूट भाषा में सिस्टम को कुछ इस तरह से लिखा गया है, SYSTEM को METSYS। अब इसको देखो, ये हमारा क्रॉस कोडिंग जा रहा है डायरेक्ट क्रॉस कोडिंग है ना। और आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाना है आप लोगों को। और जिन्होंने सी आंसर लगा दिया है एकदम सही है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ बच गया है 9। चलो बहुत देर हो गई है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन का संबंध रसोइया से कैसे है? अब भोजन कौन बनाता है? रसोइया। तो किताब कौन लिखता है? लेखक। अब ये थोड़ी कहोगे कि मैम किताब निर्देशक लिखता है या रचयिता या वैज्ञानिक, किताब को तो ऑथर ही लिखता है ना, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये एक स्वास्तिक जो एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आपको बताना है इन चारों में से किसमें निहित है। कौन आंसर करेगा? देखो इस प्रश्न को, ए बी सी या डी, जिनका भी आंसर सी आया है सही है, क्योंकि ये फिगर हमको सी में ही देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल और कोहरा। भाई शीतकाल होता है तभी कोहरा देखने को मिलता है, तो इन चारों में से यही रिलेशन निकालो। बाढ़ होती है तो क्या रेगिस्तान देखने को मिलता है? नहीं। वर्षा में क्या वृक्ष? नहीं। मौसम में ठंडा? नहीं। मौसम में तो गर्मी भी पड़ सकती है ना। तो ग्रीष्म काल में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नम्रता किसमें होती है? ग्रीष्म काल में। स्वेटिंग वगैरह होती है कि नहीं होती? उसी समय तो होती है ना। तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, बताइए क्या आंसर लगा देंगे। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर किया है एकदम सही है। यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। देखो FGHHIMN सब में एक कदम आगे जा रहा है, सब में एक कदम आगे जा रहे हैं ना। तो बस F से G, K से L और ये GL हमको मिल गया ऑप्शन ए में, बस हमारा आंसर हो गया। आगे क्यों चेक करें? नहीं, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ट्रांसपेरेंट को अगर टर्न किया जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा। अगर इस पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर दे तो ये दोनों फिगर एक हो जाएंगे, और जब दोनों फिगर एक हो जाएंगे तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। हालांकि इस क्वेश्चन में डी सही है, लगा दिया सभी ने। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन में होता क्या है आपको बताया जाता है कि पेपर किधर की तरफ मोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो आप ऑप्शन के बेस पे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इस प्रश्न को ना कर पाए। देखो 14 का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर लिख दो यहां पर, चुपचाप से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कि 2, 5, 6। अब यहां पर आंसर बताना है आपको 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और विषम संख्या के बीच में। अब 5 का स्क्वायर हो, 5 का क्यूब हो, 3 का स्क्वायर हो, 3 का क्यूब हो, वो सारी ही एक ऑड नंबर होंगे, और जब दोनों ही ऑड नंबर होंगे तो आंसर लगाएंगे सी, 5 का स्क्वायर और 3 का क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 6 जोड़ा तो 14, 14 में 10 जोड़ा तो ना 6 के बाद 8 आता है, और 22 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 32। सही आंसर क्या हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉक्स का ये प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, कह रहा है सभी झींगुर पक्षी है। तो सारे के सारे जो झींगुर हैं वो क्या हो गए पक्षी हो गए, और कोई पक्षी तितली नहीं है। बस अब हम अपना आंसर करते हैं, सभी तितलियां झींगुर हैं। भैया कोई भी तितली झींगुर नहीं है, ये गलत होगा। कुछ झींगुर तितलियां हैं, तो कुछ झींगुर, भैया पक्षी का कोई जब तितली में नहीं जा रहा है तो झींगुर का हिस्सा क्यों जाएगा, इसलिए पहला भी गलत दूसरा भी गलत, और हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी फल संतरे हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं, है ना। सभी फल क्या है, सभी फल संतरे हैं, और कुछ फल क्या है अंगूर हैं। उसके बाद सभी अंगूर चेरी हैं, तो सभी अंगूर क्या हो गए चेरी। डायग्राम सही बनाओगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होना है। देखो आपका बाकी के जो रूल्स होते हैं कहीं ना कहीं वहां पर आप देखोगे वो 100% सोल्यूशन नहीं देते, पर वेन डायग्राम वो तरीका है जो 100% सोल्यूशन आपको देता है। तो यहां पर ध्यान दो, निष्कर्ष कह रहा है सभी अंगूर संतरे हैं, तो क्या सारा अंगूर संतरे में दिख रहा है, नहीं, गलत। सभी चेरी फल है, चेरी का कुछ हिस्सा तो फल में दिख रहा है, सारा नहीं, इसलिए दूसरा भी गलत। और एक बार फिर से आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, ना ही सी में, एक मिनट, सी में या दे रखा है, ए लगाएंगे। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। देखो सिंपल सा है, छोटा सा प्रश्न है, टिपिकल नहीं है, भले बड़ा सा दिख रहा हो, लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा हो, पर आसान है। क्या कह रहा है कि 5 बंदर हैं, एक पेड़ की शाखा पर है, सी डी से अगला है, मतलब डी के नेक्स्ट बैठा है सी, ठीक है। डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई सी के एक बाएं छोर पर है, और ये वो लाइन है जहां से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर ई एक लेफ्ट एंड पर बैठा है तो बाकी के 4 उसके बाद जाएंगे, और ये बाकी के लोग बैठ गए। यहां पर ध्यान दो, एक लाइन और कही है कि सी राइट से दूसरे स्थान पर है, तो राइट से दूसरे स्थान पर सी बैठ जाएगा। फिर सी से जुड़ी एक बात, ए और सी साथ में बैठे हैं और ए बी के ठीक दाएं ओर है, इसका मतलब बी को यहां बैठाएंगे तभी ये पोजीशन आएगी कि बी के राइट बैठ जाएगा ए और सी हो जाएंगे साथ में, और बचा हुआ व्यक्ति डी बैठ जाएगा यहां पे, और डी और सी साथ हो गए। क्वेश्चन में हालांकि ये लाइन होनी चाहिए कि डी और सी साथ में बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये लाइन बोलते हैं ना, कहा गया इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, ये है सी सिट्स नेक्स्ट टू डी, तो नेक्स्ट का मतलब होता है कि बाद में बैठा है। आप डॉक्टर क्लिनिक पे जाते होगे, नेक्स्ट बोलते हैं ना, नेक्स्ट पहले बोले, पहले हम है, फिर नेक्स्ट वो है, फिर नेक्स्ट वो है, तो हमारे बाद की बात हो रही होती है ना, तो डी के बाद होना चाहिए सी, ना कि डी के पहले। तो ये छोटी सी लाइन है जिसका मतलब हमको लगता था कि जरूरी है बताना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हो गया है एरर, उसको हमने आपको क्लियर किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर बताइएगा इसका क्या लगा देंगे। जिसने भी आंसर लगाया है ऑप्शन सी, देखो हो क्या रहा है इस प्रश्न में। W है क्या 23, X है 24, A है 1 और B है 2। 23 और 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 और 2 के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, और 24 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है। उसी तरह B से C में 1 का डिफरेंस है, F से G में भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन C से F की ओर चले तो 3 कदम का डिफरेंस है। लेकिन ये वो ऑप्शन है कि E से G की ओर जाने में 2 कदम का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए यही वो ऑप्शन है जो कि बाकी चारों से क्या है, भिन्न है। तो आज का ये सेशन में देखा आपने कि रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन थे। अगर कहीं पे आपने गलती की होगी, एरर किया होगा, तो एक बार उसे चेक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।
अगले टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। फिर मिलेंगे आप सब लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को निरंतर परख रहे होंगे मॉक टेस्ट के माध्यम से। जैसा कि एमडी क्लासेस आपके लिए हर सैटरडे को, संडे को, है ना, जो मॉक टेस्ट उपलब्ध करा रहा है सॉल्यूशन के साथ, तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज आपके लिए जो मॉक टेस्ट हुआ था कल आपका सैटरडे को, उसका सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। और मैं आपके जीएस का सॉल्यूशन कराऊंगा, जैसा कि आप मुझसे वाकिफ हैं, है ना। तो चलिए जीएस के 25 दमदार क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लिया जाए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या कुछ है खास जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन है स्टॉकहोम। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो देखिए भैया, विच इंडियन हु वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। तो भैया देखिए, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसने जीता था। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप सीधा सीधा ये याद करिए कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है भाई, सिंपल सा सीधा साफ क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो बाकी जो ऑप्शंस हैं, है ना, उसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। किसके जनक हैं? श्वेत क्रांति के जनक हैं। और अगर आप देखेंगे श्वेत क्रांति को, तो भाई साहब जो श्वेत क्रांति है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से रिलेटेड है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया में होता है। कहां पर होता है? इंडिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है भैया, तो ये याद रखिएगा। बाकी ऑप्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन और भी आपने देखे होंगे। जैसे पूछा जाता है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जी हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति जो है, उसके जनक भी पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति का जनक अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए, अगर कहा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग, है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है भाई। और राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत में इसके जनक कौन है, या राष्ट्रीय स्तर पर इसके जनक कौन है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए क्या जवाब होना चाहिए भैया? इसका जवाब होना चाहिए एम एस स्वामीनाथन। क्या जवाब होना चाहिए? एम एस स्वामीनाथन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, इसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। 1966 में की गई थी, है ना। और हरित क्रांति का संबंध किससे है ना? गेहूं, चावल वगैरह जो फसल है, फसल के उत्पादन में, फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए इसे शुरू किया गया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ा जाए। इस तरह के क्वेश्चंस तो बनते ही रहेंगे, हम अब डिस्कस करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा? सबसे अधिक समय तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा। Who among the following players was the world's number 1 टेनिस प्लेयर फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ ईयर्स? तो सबको पता है, मुझे लगता है कि आप तुरंत समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, है ना। रोजर फेडरर इसका जवाब होना चाहिए। और ये कहां से रिलेटेड है? स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है भाई? स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है रोजर फेडरर। ठीक है भैया, बहुत फेमस है, टेनिस से रिलेटेड, है ना, एकदम नामचीन खिलाड़ी है। सबसे ज्यादा जो अभी तक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं वो इन्होंने जीते हैं, पीटर सम्प्रास के बराबर। ठीक है भैया, चलिए और देखा जाए। और नहीं, बस इतना याद रखिएगा। ये देखिए पीटर सम्प्रास जो है ऑप्शन में है। बजट घाटा कब होता है? व्हेन डज बजट डेफिसिट ऑक्योर? ठीक है, बजट घाटा कब होता है? तो देखो भैया, बजट घाटा कब होता है, इसको आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के वे में मत समझिए। ऐसे समझिए कि आप, जैसे हम आप हैं तो क्या करते हैं, कई बार हम महीने में कह रहे होते हैं कि यार इस महीने का मेरा बजट गड़बड़ हो गया। तो बजट गड़बड़ कब होता है? जब हमारी इनकम की तुलना में एक्सपेंस ज्यादा हो जाए। तो फिलहाल यहां पर क्या है कि भैया जब सरकार के राजस्व से
ठीक है, सरकार के पास जो राजस्व आना है, जो रेवेन्यू आना है, अगर उसका एक्सपेंडिचर, खर्च जो है सरकार का ज्यादा हो जाए, अगर सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और राजस्व रेवेन्यू कम आना है, पता चला रेवेन्यू आया 10 रुपए और खर्च हो गया 15 रुपए, तो भैया इस तरह से ये जो लॉस हो रहा है ये भी एक प्रकार का क्या है, बजट घाटा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, नट मतलब तनी रस्सी। आपने तनी रस्सी पर चलते हुए नट को देखा होगा। पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नियम, जिसमें आप देखते हैं कि पहला नियम किससे रिलेटेड है? जड़त्व का नियम है। पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरे नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और तीसरे को क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपको याद रखना है, बहुत फेमस है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो यहां से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है 2016 में पहला आईबा AIBA लीजेंड्स अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला था? तो भैया ये MC मैरी कॉम को मिला था। और MC मैरी कॉम किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है MC मैरी कॉम। ठीक है भाई, तो ये जो है पिछली बार के ओलंपिक में है ना सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था आई थिंक, है ना। तो कुल मिलाकर ये भी याद रखिएगा MC मैरी कॉम, ठीक है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बाकी आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा जो है ये टेनिस से रिलेटेड है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से रिलेटेड है, और PV संधू इन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता है ना। 2 ओलंपिक मेडल्स इनके नाम है। ठीक है, और 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले केवल 2 ही इंडियंस हैं। 2 ऐसे है ना, केवल 2 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2-2 गोल्ड मेडल जीता है। उसमें से एक नाम है PV संधू का और दूसरा नाम है सुशील कुमार का। ठीक है, और आप जानते हैं सुशील कुमार क्या है? सुशील कुमार रेसलर हैं, मतलब क्या है? पहलवान है, कुश्ती से रिलेटेड है ना, पहलवानी गजब की करते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो बढ़िया क्वेश्चन है भैया, केरल में जन्म हुआ था। और जरा शंकराचार्य के बारे में जानिए। शंकराचार्य कौन है पता है? बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। इन्होंने भारत के 4 दिशाओं में, है ना, भारत के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। तो 4 दिशाओं में 4 मठ इन्होंने स्थापित किए हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। तो भैया इन्होंने जो नॉर्थ में स्थापित किया वो कहां पर? बद्रीनाथ। जी हां, बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ इन्होंने स्थापित किया था। और ईस्ट में इन्होंने कहां स्थापित किया? पूरी उड़ीसा में, पूरी ओडिशा में इन्होंने स्थापित किया। इसके बाद साउथ में आप देखेंगे तो साउथ में इन्होंने जो स्थापित किया वो श्रृंगेरी में स्थापित किया। श्रृंगेरी जो कि कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है भाई, इसको भी आपको याद रखना है। और जो वेस्ट में इन्होंने स्थापित किया था वो द्वारका में स्थापित किया था, जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? नवलखा पैलेस जो है ये भारत के बिहार राज्य में है। ठीक है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है नवलख उत्सव। ठीक है, नवलख उत्सव भी अगर पूछ ले तब भी आपका जवाब क्या होगा? बिहारी होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो। पश्चिम बंगाल में गिरिया का जो युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था? गरिया लिखा है, गरिया नहीं है, गिरिया है। When was the Battle of गिरिया fought? ठीक है, तो गिरिया का जो युद्ध हुआ था 1740 में हुआ था। एक तरफ कौन था? एक तरफ था सरफराज खां। कौन था? सरफराज खां। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था अलीवर्दी खां। कौन था भैया? अलीवर्दी खां। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बंगाल जो है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन हुआ? तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान ने। किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिद कुली खान ने जो स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, इसी मुर्शिद कुली खान का पुत्र था कौन? सरफराज खां। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां के समय से ही
है ना, मुर्शिद कुली खां के समय से ही अलीवर्दी खां कौन था? बिहार का नाइब था। क्या था? बिहार का नाइब सूबेदार था। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल एक स्वतंत्र राज्य था जिसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, और मुर्शिद कुली खां का बेटा सरफराज खां था, और बंगाल के ही अधीन आता था बिहार, जहां का नाइब था अलीवर्दी खां, जिसे मुर्शिद कुली खां ने ही क्या किया था? एक्चुअली में अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था। ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सरफराज खां को अलीवर्दी खां क्या करता है? हरा देता है। ठीक है, सरफराज खां हारा था, अलीवर्दी खां जीता था। और इसी अलीवर्दी खां के आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर आप देखेंगे कि इसी अलीवर्दी खां का एक पौत्र होगा, है ना, एक पौत्र नहीं होगा, नाती होगा। क्या होगा भैया? नाती होगा। इसी की बेटी का बेटा होगा, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला वही जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हारा और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई। ठीक है भैया, तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। दमदार, शानदार। अगला क्वेश्चन, मुख्यतः रात के समय, जी हां, मुख्यतः रात के समय भूमि से समुद्र की ओर जो हवा बहती है ना, भूमि से जो समुद्र की ओर हवा बहती है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द विंड दैट ब्लोज मेनली फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट कॉल्ड लैंड एयर? क्या कहते हैं? लैंड एयर कहा जाता है। ठीक है भैया, उल्टा होता तो समुद्री हवा हो जाता। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है भैया, मतलब दहेज लेना क्या है? भारत में गुनाह है, डाउरी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? सबसे पहले तो ये जानिए कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक स्तंभ है। ठीक है, अशोक स्तंभ है। और ये अशोक स्तंभ कौन सा है? अशोक स्तंभ कौन सा है जो लिया गया है भैया? तो ये अशोक स्तंभ सारनाथ वाला है। ठीक है, तो सारनाथ वाला अशोक स्तंभ हमारा नेशनल एम्बलम है। एग्जैक्टली 26 जनवरी 1905 को इसे अपनाया गया। अगर यहीं पर आप राष्ट्रगान अर्थात नेशनल एंथम की बात करें या राष्ट्रगीत की बात करें, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को एक्सेप्ट किया गया था ऑफिशियली 24 जनवरी 1950 को, एंड इट वाज द लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भैया, अगर यहीं पर अगर हम ट्राई कलर की बात करें, ट्राई कलर मीन्स आवर, है ना, फ्लैग, तिरंगा, तो हमारा जो तिरंगा है इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को, है ना, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज डन, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन, है ना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरविंद घोष। राजा राम मोहन राय की प्रमुख पुस्तकें जो पूछी जाती हैं, देखिए हम आपको बताते हैं। राजा राम मोहन राय की पुस्तकों को याद करने के लिए आप क्या करिए, एक चीज याद करिए, गीतों पर हिंदू राज। क्या याद करना है आपको? गीतों पर हिंदू राज। ठीक है, तो गी से क्या हो जाएगा? गी से हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या हो जाएगा? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, तो ये इनकी एक बुक थी। एक तो से थी क्या? तोहफत उल मुहिद्दीन। क्या थी? तोहफत उल मुहिद्दीन एक बुक का नाम था। और एक बुक थी इनकी क्या? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, है ना। पर से हो जाएगा प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, एक बुक का नाम था। ठीक है, एक और इनकी बुक थी जिसका नाम था हिंदू उत्तराधिकार नियम। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार नियम भी इन्हीं की बुक का नाम था। ठीक है भैया, तो ये सभी बुक किसकी है? ये सभी बुक है राज से राजा राम मोहन राय की। ठीक है भैया, तो याद करना आपके लिए ये आसान हो गया। गीतों पर हिंदू राज। विवेकानंद की कोई खास, है ना, फेमस बुक ऐसे तो नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, है ना, विवेकानंद को हालांकि ये है कि 19वीं सदी में, है ना, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ उसके लिए इन्हें जाना जाता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कह लीजिए या 20वीं सदी के प्रारंभ में कह लीजिए। ठीक है भैया, तो ये चीज है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है किससे भैया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन की घोषणा की थी? इन विच ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? है ना, तो 1943। देखिए एग्जैक्टली कब? 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को कहां पर? सिंगापुर में। कहां पर भैया? सिंगापुर में। तो याद रखिएगा सिंगापुर में, है ना, 21 अक्टूबर 1943 को, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, अनंतिम सरकार, अनंतिम सरकार का मतलब हो गया एक तरह से भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। यही रीजन है कि 21 अक्टूबर को लाल किला से तिरंगा झंडा फहराया था, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि इस दिन तिरंगा फहराया गया था लाल किले पर किसी प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की है? द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन हैव इंक्रीज द एमएसपी ऑफ सुगर केन एंड पल्सेस, टू विच ऑर्गेनाइजेशन डिड यू कंप्लेन? है ना, देखो भैया एक्चुअली में क्या है कि यहां समझना यह है कि एमएसपी, आप जानते हैं कि एमएसपी क्या है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इंडिया में आप देखते हैं कुल मिलाकर 24, है ना, फसल उत्पादों के लिए, कृषि उत्पादों के लिए, है ना, एमएसपी जारी की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा, है ना। केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है या केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा, है ना, घोषित किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद घोषित करती है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि मामला किसका है? व्यापार का है, तो जाहिर सी बात है कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ से शिकायत कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ आप जानते हैं 1 जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेड ऑफिस आप सभी को पता है कि कहां पर है? जिनेवा में स्थित है। और ये भी आप जानते हैं कि कौन, है ना, इसमें इस समय नागोजी, ठीक है, नागोजी करके कौन है? इसके हेड हैं, ठीक है। जो इसके हेड हैं नागोजी इकोंजो करके हैं, वो इसके हेड हैं, ठीक है भैया। और इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करेंगे तो 164 मेंबर हैं, और 164वां जो सदस्य देश है वो अफगानिस्तान है। फिलहाल अफगानिस्तान को तालिबान ले डूब रहा है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। डब्ल्यूटीओ को पहले गैट कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है, ठीक है। रिसोर्सेस आर दोज हुज क्वांटिटी इज नन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मूल, ओरिजिनल। अगला क्वेश्चन, सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर, है ना, अपनाया गया है? मतलब इंडिया की बात कर रहा है कि द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में संघीय सरकार है। देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्वरूप है वो कैसा है? संघीय है, अर्थात फेडरल है, ठीक है भाई। तो फेडरल स्वरूप है, तो आप ऐसे में पाएंगे कि ये जो संघीय शासन व्यवस्था है ये सबसे पहले ओरिजिनेट ही कहाँ हुई थी? सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन जो हुआ था, ओरिजिनेट हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? यूएसए में हुई थी। मतलब दुनिया में सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना अमेरिका में हुई, ठीक है। लेकिन हमने अपनी संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से अपनाई है ना, हमने अपनी संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से अपनाई है। ऑप्शन में नहीं है क्या? सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो फिलहाल तो भैया इसमें कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जरूर है लेकिन ये जवाब होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि संघीय रूप किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो हमारा जो संघीय रूप है वो अमेरिका से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अमेरिका का जो संघीय स्वरूप है वो प्योर फेडरल सिस्टम है ना, प्योर फेडरल सिस्टम है। जबकि हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघीय है। हमारा जो संघीय स्वरूप है इंडिया का वो कैसा है? एक्चुअली में अर्ध संघीय टाइप का है। और हमने अपनी इस संघीय व्यवस्था को कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। मतलब इस क्वेश्चन में फिलहाल कोई ऐसा कनाडा ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ना, बाकी संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है भाई? शक्तियों का विभाजन। जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है और कई सारी राज्य सरकारें हैं, ठीक है। तो अभी सारी राज्य सरकारों को हटा दो तो एक सरकार होगी केवल, तब हम कहेंगे एकात्मक शासन। लेकिन जब तक एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें हो तो इसको संघीय सरकार कहते हैं, ठीक है भैया, संघीय शासन कहते हैं। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है? जस्ट अभी अभी मसाला है ना, जस्ट अभी अभी तीखा खा के आया हूं, बिल्कुल मन कर रहा है कि मीठा मिल जाए कहीं से, और गजब देखो क्वेश्चन मिल गया। मतलब इसका मतलब मैं अभी अभी क्या लेकर आया हूं
कैप्सिसिन लेके आया हूं। ठीक है भैया, मतलब ये है कि पहले पता होता तो कैप्सिसिन निकाल देता क्या, है ना। कैसे निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाता, है ना। चलिए फिलहाल याद रखिएगा, है ना। कैप्सिकम, देखिए वैसे भी है ना, कैप्सिकम और कैप्सेसिन मिलता जुलता वर्ड है ना, कैप्सिकम। ठीक है, तो मिर्च से रिलेटेड है। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे। ठीक है भैया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है भैया, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है विश्वनाथन आनंद। आए विश्वनाथ, हाँ बिल्कुल भैया। देखो शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है ना, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, वो विश्वनाथन आनंद ही तो थे। और एक चीज याद करिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये क्या है, ये सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, मतलब भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न जो पुरस्कार है वो कौन सा है भैया, वो आपका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हालांकि अब इसका नाम बदलकर, है ना, राजीव गांधी हटाकर क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी की जगह पर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया अब इसका नाम। ठीक है, तो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो पहली बार इस पुरस्कार को जीतने वाले व्यक्ति कौन है, विश्वनाथन आनंद ही हैं। ठीक है भैया, लास्ट टाइम 5 लोगों को मिला था, विराट कोहली और मनिका बत्रा सहित 5 लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से क्या ऐसा है जो अंतोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है। ठीक है, क्या ऐसा है ना, विच अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो आप खुद ही सोचिए कि इसमें से क्या ऐसा है जो किसी कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड कर सकता है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना। जैसे अगर पॉपुलेशन ऐसी है जो मेहनती है, बहुत क्वालिटी है ना अच्छी है उसकी, उसके पास स्किल बहुत है, ठीक है, स्किल्ड पॉपुलेशन है, तो भाई जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट तेजी से होगा। हालांकि किसी भी देश की जो आर्थिक विकास का पैमाना है, ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक विकास की जो माप है ना, आर्थिक विकास को दर्शाता है क्या, उसका राष्ट्रीय आय। ठीक है, किसी भी देश का जो नेशनल इनकम होता है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, वो उसके आर्थिक विकास का पैमाना है। ठीक है, हालांकि प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय का पैमाना, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास का पैमाना माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी है ना राष्ट्रीय आय को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए 33वें सूरज कुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य कौन सा था। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये जानिए कि सिंपल सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ होता है भाई साहब, हरियाणा में होता है। ठीक है भैया, और इसका जवाब क्या है फिलहाल, महाराष्ट्र। अगला जवाब क्या है, घनी वनस, घी है, घनी नहीं है, घी है, नहीं घनी ही है हमें लगा घी लिखा है। घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन एरियाज विद डेंस वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल एंड क्विक रिवाइवल। ठीक है, तो बताइए ऐसे क्षेत्रों में कैसी खेती होती है, भ्रमणशील। कैसी होती है, भ्रमणशील। चलिए आगे देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आता है पहाड़ों पे कैसी खेती होती है, तो झूमिंग खेती, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, है ना, व्हेन वाज द नेशनल, है ना, रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, इसका जवाब है आपका डी, 2005। और अगर आपको याद हो तो 2005 में ही आया था आरटीआई। ठीक है, याद करिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एग्जैक्टली 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि आरटीआई के तहत अगर सूचना मांगी जाए तो कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, तो विद इन 28 डेज। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2018 की बात कर रहा है, किसे पद्म भूषण दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, इलैया राजा। इलैया राजा। रही बात पद्म विभूषण की, तो आप जानते जितने भी पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न पुरस्कार है, ये आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, और पद्म पुरस्कारों में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में कौन सा है, पद्म विभूषण है। उसके बाद किसका नंबर आता है,
पद्म भूषण का, और उसके बाद नंबर आता है पद्म श्री का। ठीक है भैया, तो इसको भी याद रखिएगा, ये है। लेकिन ये है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है ना। परमवीर चक्र पहले नंबर पर, महावीर चक्र दूसरे नंबर पर। हालांकि शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। और खेल के क्षेत्र में तो बता ही चुके हैं। दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करना है, आर्बोरियल जानवर की। ठीक है, आइडेंटिफाई द आर्बोरियल एनिमल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? बी, इसका जवाब है मंकी। क्या है? मंकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति के अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग रहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट एज पॉपुलेशन एज ऑफ 2017? इसका जवाब क्या है भैया? जापान। ठीक है, अब जरा एक बात और सुन लीजिए, सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश कौन सा है? इंडिया है। कौन सा है? इंडिया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बूढ़ी आबादी की जनसंख्या कहां पर है? चाइना में। सर्वाधिक बूढ़ी आबादी की जनसंख्या चाइना में है। हालांकि सर्वाधिक बूढ़े लोग, सबसे ज्यादा आयु वाले लोग कहां रहते हैं? जापान में। लेकिन जापान में हम नंबर ऑफ पीपल्स की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल्स की अगर हम बात करेंगे, जो एजेड पीपल्स हैं वो चाइना में मिलेंगे, लेकिन मोस्ट यंग पॉपुलेशन जो मिलेगी वो कहां मिलेगी? इंडिया में। हम आप तो खूब यंग ही यंग हैं कि नहीं है? तो बिल्कुल, तो ये भैया हो गया यहाँ का कार्यक्रम समाप्त। जीएस जीए के इस सॉल्यूशन को आशा करते हैं कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है भैया, तो अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ईश्वर करे कि जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। माता रानी आपका भला करें। इसी के साथ जो है आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। बाकी के है ना सॉल्यूशन को भी आप देख लीजिए और अच्छे से एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल।